वेलकम स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन पार्ट 2। आज इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आयु लिंग पिरामिड का। आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें पिरामिड के माध्यम से पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग दर्शाया जाता है। इसे ही आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या को विभिन्न आयु वर्ग के अंतर्गत पिरामिड के माध्यम से दर्शाते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड में बाएं भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दाएं भाग में स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया जाता है। ये पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के पिरामिडों का अध्ययन करते हैं। पहला इसमें है विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड, जैसे नाइजीरिया देश में विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड हम देखेंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड। तीसरे प्रकार का पिरामिड है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड, जैसे जापान का जो पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या यानी कि कम होती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो किताब में देखकर भी आप इन पिरामिड को बना सकते हैं। आयु लिंग पिरामिड उच्च जन्म दर या विस्तारित जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड। जब निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का विकास तीव्र गति से होता है, तब जन्म दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। यह स्थिति मुख्यतः विकासशील देशों में पाई जाती है। नाइजीरिया, बांग्लादेश के जनसंख्या पिरामिड इसी प्रकार के हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत अधिकांशतः जन्म दर अधिक होती है, जिससे इसका जो आधार है वो चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें 0 से 4 वर्ष के जो शिशु हैं उनकी संख्या अधिक होती है। किसी देश की अगर जनसंख्या में शिशुओं की संख्या अधिक होगी तो उस देश का जो पिरामिड है उसका आधार चौड़ा होगा। तो जैसा कि आप पिरामिड में देख रहे हैं कि इसका आधार चौड़ा है। तो क्रमशः जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसमें 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे थोड़ा कम होंगे, 10 से 14 आयु वर्ग के बच्चे थोड़ा और कम होंगे। तो इस प्रकार इस पिरामिड को अगर हम इसके ऊपर की ओर हम देखें तो सबसे ऊपर 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे कम होगी। तो इस प्रकार का पिरामिड उन देशों में पाया जाता है जहां जन्म दर अधिक होती है। जैसे नाइजीरिया और बांग्लादेश का जो पिरामिड है वह उच्च जन्म दर या विस्तारित जनसंख्या को दिखाता है। तो इसमें इस तरफ हम जो है विभिन्न आयु वर्ग के आंकड़ों को हम रखते हैं, और यहाँ पर ये है स्त्री एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्रियों की संख्या इस आयु वर्ग में। तो इस प्रकार उच्च जन्म दर या विस्तारित जनसंख्या का जो पिरामिड है उसका आधार चौड़ा होता है। इसी प्रकार अगला जो पिरामिड है ये है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड जिन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर में लगभग समान स्थिति होती है वहाँ पर स्थिर जनसंख्या पाई जाती है, जिससे ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में रहती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड है देखिए, इसमें इसका जो आधार भी और शीर्ष भी लगभग समान चौड़ाई के होते हैं। तो इस प्रकार का जो पिरामिड है वह स्थिर जनसंख्या को दिखाता है, यानी कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान पाई जाती है। और जन्म दर और मृत्यु दर अगर लगभग समान होगी तो जनसंख्या में युवा वर्ग यानी कि कार्यशील जनसंख्या की अधिकता होने के कारण, जैसे कि इस पिरामिड का जो बीच वाला भाग है ये चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें 15 से लेके 59 आयु वर्ग के जो युवा हैं उनकी संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार की जनसंख्या के पिरामिड को हम स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया
जो देश है यहाँ पर स्थिर जनसंख्या देखी गई है। तो यहाँ का अगर हम पिरामिड बनाएंगे विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर, तो वह कैसा होगा, सुंडाकार आकृति का या घंटी की आकृति का। तो इस प्रकार की का जो पिरामिड है वह स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अगला जनसंख्या पिरामिड है ह्रासमान जनसंख्या, यानी कि कम होती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड। तो इस प्रकार का पिरामिड कैसे किस जनसंख्या के किस आयु वर्ग का प्रदर्शन करता है? जैसे निम्न जन्म दर और मृत्यु दर ह्रासमान जनसंख्या का प्रतीक होता है। तो ऐसे देश जहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी जो है कम है, तो ऐसे देशों का जो जनसंख्या पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इन देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है तथा उच्च जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। तो ऐसे देशों में भी जो कार्यशील जनसंख्या है वो अधिक होती है। ये कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से लेके 59 वर्ष तक के जो आयु वर्ग है वो जो है इस जनसंख्या में अधिक पाया जाता है। देखो इसका जो बीच वाला भाग होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा, जबकि शीर्ष और आधार कम चौड़े होंगे। तो इस प्रकार का जो पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे जापान देश का जो पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसी क्रम में जनसंख्या संगठन से संबंधित हमारा अगला जो प्रश्न है वह है विश्व के विभिन्न देशों में लिंगानुपात में असंतुलन का वर्णन कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। तो विश्व में के अनेक देशों में लिंगानुपात अलग अलग देखने को मिलता है। तो इस असंतुलन का क्या कारण है? विश्व में लिंगानुपात में प्रादेशिक आधार पर ही नहीं बल्कि निवास स्थान, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, विभिन्न आयु वर्ग, जाति, धर्म आदि विभिन्न आधार पर असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों में जो लिंगानुपात है उसमें विभिन्न आधारों पर, जैसे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में भी आप लिंगानुपात असमान देखेंगे। विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी लिंगानुपात में भिन्नता पाई जाती है। तो विश्व का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। तो विश्व का जो औसत लिंगानुपात कितना है पूरे विश्व में? 990, यानी कि 1000 पुरुषों पे विश्व में 990 स्त्रियां हैं। जबकि भारत का लिंगानुपात 940 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 940 है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। तो भारत का लिंगानुपात 940 हो गया। विश्व स्तर पर विकसित एवं विकासशील देशों के लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सूची में 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सूची जारी की गई जिसमें 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। यानी कि 139 देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या अधिक है लिंगानुपात के आधार पर। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। तो इन देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है तथा 72 देश ऐसे हैं जो पुरुषों के अनुकूल है। यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। तो रूस सहित यूरोप के बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। तो रूस और यूरोप के बहुत सारे देशों में पुरुष जो है कार्य के लिए दूसरे देशों में चले गए हैं, तो वहाँ पर अल्पसंख्या में पुरुष देखने को मिलते हैं, जिससे वहाँ लिंगानुपात अधिक है क्योंकि वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक होगी। इन देशों में पुरुषों की इस कमी का कारण मुख्य कारण भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में पुरुषों का उत्प्रवास है। उत्प्रवास मतलब विभिन्न देशों में लोग जो है यहाँ से चले गए हैं। यूरोप और रूस से पुरुष दुनिया के दूसरे देशों में चले गए, उत्प्रवास कर लिया उन्होंने, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कम है। इसके विपरीत विकासशील देशों में लिंगानुपात निम्न है। जो विकासशील देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब आदि। तो यहाँ पर विकासशील जो देश हैं उनमें लिंगानुपात निम्न है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। तो इनका लिंगानुपात कम है, खासकर विकासशील देशों में।
ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन में भी लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो इन देशों में भी आप देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन में भी लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे भारत में हम अगर कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है, क्योंकि अधिकांश पुरुष जो है कार्य के लिए या रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात में असंतुलन देखने को मिलता है। यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंगानुपात क्या होता है, कम होता है। यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जो पुरुष हैं वह अस्थायी तौर पर जो है विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो है नगर की ओर आ जाते हैं, और वहाँ जनसंख्या बढ़ जाने से वहाँ लिंगानुपात कम हो जाता है। महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। तो लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारण है जिससे लिंगानुपात प्रभावित होता है, जिसमें यही हम लिंगानुपात प्रभावित होने का मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कम होना है। लिंगानुपात कम होना का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होना है। तो इसके क्या कारण है? पहला है सामाजिक पिछड़ापन। ऐसा समाज, ऐसा देश या राष्ट्र जहाँ जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर लिंगानुपात कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक दशा, धर्म, रीति रिवाज, लिंग भेदभाव, रूढ़िवादिता, वंशवाद, स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, इसके अलावा स्त्रियों के प्रति घोर हिंसा, स्त्रियों के प्रति घोर हिंसा और निम्न साक्षरता दर, ये सब कारण जो है निम्न लिंगानुपात के कारण है। पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है? तो किसी पिरामिड का अगर आधार उसका संकीर्ण है, कम चौड़ा है, और जो शीर्ष है वो शुंडाकार है, तो इसको हम जो है इसको कौन सी आयु संरचना देखने को मिलती है ऐसे पिरामिड में? आयु संरचना के जनसंख्या पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष जनसंख्या की ह्रासमान प्रवृत्ति को दर्शाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। अब पढ़ते हैं आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आयु संरचना के आधार पर आयु वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। तो आयु संरचना का क्या आधार है? किसी देश में अलग अलग आयु वर्ग के लोग, जैसे पहला है बालक यानी बाल आयु वर्ग, जिसमें 0 से 14 वर्ष के बालक कितने हैं किसी जनसंख्या में। किसी देश की जनसंख्या भी हो सकती है, किसी राज्य की जनसंख्या भी हम ले सकते हैं। तो बाल आयु वर्ग कितना है जनसंख्या में। इसी प्रकार दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, युवा वर्ग, कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं इसको, क्योंकि यही जनसंख्या ऐसी होती है जो उत्पादन करने में, कार्य करने में सक्षम होती है। तो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग कितने हैं जनसंख्या में। इसी प्रकार तीसरा आयु वर्ग है वृद्ध आयु वर्ग, यानी कि वृद्धावस्था के अंतर्गत जो है 60 से ऊपर 60 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं वो कितनी हैं जनसंख्या में। तो इस प्रकार हमें 3 आयु वर्ग देखने को मिलते हैं, मुख्यतः बाल आयु वर्ग और वयस्क आयु वर्ग, और तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग। तो आयु संरचना के आधार पर हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वयस्क प्रौढ़ आयु वर्ग जनसंख्या के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो वयस्क आयु वर्ग में सामान्यतः 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इस आयु वर्ग की ऊपरी सीमा परिवर्तनशील है। तो जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को वयस्क आयु वर्ग यानी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जीवन प्रत्याशा के आधार पर विकसित देशों में यह सीमा 65 वर्ष तथा विकासशील देशों में 55 से 60 वर्ष के मध्य निश्चित की गई है। तो क्योंकि विकसित देशों में जीवन जो स्तर है वह
ऊंचा है, यानी वहाँ जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो वहाँ पर जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी उम्र बढ़ा के 65 वर्ष कर दी गई है। जबकि विकासशील देशों में यह 55 से लेकर 60 वर्ष के मध्य निश्चित की गई है। तो जनसंख्या का यह आयु वर्ग आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादक होता है। तो हम जानते हैं कि 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा कार्यशील होते हैं और देश के उत्पादन में, देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादक यही आयु वर्ग है, क्योंकि जनसांख्यिकी एवं जैविक दृष्टि से भी यह सर्वाधिक गतिशील और प्रजनक वर्ग है। तो सबसे एक्टिव, सबसे गतिशील जो आयु वर्ग है वो 15 से 59 वर्ष माना गया है। इस वर्ग पर जनसंख्या के अन्य वर्गों का भरण पोषण का भार भी होता है। बाल्य तथा वृद्ध जनसंख्या इसी वर्ग पर आश्रित रहती है, क्योंकि छोटे बालक कार्य करने में अक्षम होते हैं। उसी प्रकार जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये पूरी तरह से ये आयु वर्ग जो है, जैसे 15 से कम आयु वर्ग का और 60 से अधिक आयु वर्ग का जो जनसंख्या में आयु वर्ग है, वह पूरी तरह कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहता है। तो इनका उत्पादन में योगदान नहीं होता है, जबकि पूरे राष्ट्र के आर्थिक विकास में कार्यशील जनसंख्या ही अपना लगातार योगदान देती रहती है। बाल्य तथा वृद्ध जनसंख्या इसी वर्ग पर, यानी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित रहती है। इस आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या जहाँ अधिक होती है वहाँ आर्थिक विकास के लिए उत्तम तकनीकी एवं नीति निर्धारित होती है। जो कार्यशील जनसंख्या जिस देश में अधिक होगी तो वहाँ आर्थिक विकास नई ऊंचाइयों पर छूता है, क्योंकि वहाँ पर तकनीकी और नीति निर्धारित होती है और वहाँ आर्थिक विकास तेजी से होता है। तो ऐसे देशों में जहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, आर्थिक विकास तेजी से होता है। परंतु अनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में यही जनसंख्या का वर्ग, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष की आयु की, अगर किसी देश के अंदर अनियोजित आर्थिक नीतियां हैं, यानी वहाँ की सरकारें देश के विकास के लिए कार्य नहीं कर पाती हैं या वहाँ पर रोजगार का सृजन नहीं कर पाती, तो यही जो जनसंख्या है कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष, वह बेरोजगारी की समस्या का शिकार होती है। परंतु अनियोजित आर्थिक नीति के अभाव में यही जनसंख्या वर्ग जो है बेरोजगारी की समस्या का शिकार हो जाती है। विश्व के विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का लगभग 56.2%, तो विकासशील देशों में 56.2% तथा विकसित देशों में कुल जनसंख्या का 65.6% भाग इसी जनसंख्या आयु वर्ग में आता है। तो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है विकसित देशों में भी और विकासशील देशों में भी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।